हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो अब हम शुरू करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अंतिम प्रहार सीरीज। इस सीरीज का मेन मोटिव क्या है? बेसिकली अब हम अपनी प्रिपरेशन को फाइनल टच देंगे और डेली लगभग शाम को 7 से 8 के बीच में एक सेट किया करेंगे, प्रैक्टिस सेट। मैथ के लिए एक प्रैक्टिस सेट हम किया करेंगे डेली। उसमें हम क्या करने वाले हैं, आरपीएफ के जो अभी एग्ज़ाम हुआ था आरपीएफ एसआई का, है ना। आरपीएफ एसआई का अभी 2024 में दिसंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। 5 दिन तक लगभग 15 शिफ्ट में वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। तो डेली उसकी एक एक शिफ्ट के जो क्वेश्चंस होंगे मैथ्स के, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। और आपको पता है पीवाईक्यू की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। पीवाईक्यू ही है जो है, अगर आपने पीवाईक्यू को कर लिया ठीक से तो आप समझ लो आपकी प्रिपरेशन बहुत ठीक हो गई। ठीक है। तो जो क्वेश्चंस आरपीएफ एसआई में पूछे गए हैं वो घूम फिर के आपके कांस्टेबल में भी आने हैं, इसीलिए मैंने इसके थंबनेल में भी लिखा है एग्जाम जैसा। बिल्कुल एग्जाम जैसा, क्योंकि एग्जाम ही है भाई ये एग्जाम के क्वेश्चन है तो एग्जाम जैसे ही दोगे। तो यही क्वेश्चंस आपके घूम फिर के कांस्टेबल के एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है। और आरपीएफ एसआई का बहुत अच्छा लेवल रहा था एग्जाम का, तो आप इसको डेली एक एक शिफ्ट को हम प्रैक्टिस सेट के तौर पे करेंगे। ठीक है ना। तो अब से लेके जब तक एग्जाम चलेंगे शाम को 7 से 8 के बीच में हम इसका एक एक सेट किया करेंगे। ठीक है। तो आज उसका हम पहला सेट लगाने वाले हैं। इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आप उससे पहले इसकी पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। मैं जब इसको अपलोड करूँगा यूट्यूब पे, उससे पहले ही मैं टेलीग्राम पर, हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो नहीं जुड़ा हुआ है उससे जुड़ जाएं। और इंस्टाग्राम पर भी आप मेरे से पर्सनली बात कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम कह रहा हूँ, टेलीग्राम पर इसको यूट्यूब पे अपलोड करने से पहले, जब मैं इसकी प्रैक्टिस सेट की वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूँगा उससे पहले मैं टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। तो आप वहाँ से पहले पीडीएफ डाउनलोड करें और फिर वीडियो के साथ साथ उसको, क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करें और फिर मेरा सॉल्यूशन देखें। मेरा मेन जो सॉल्यूशन का मोटिव रहेगा वो एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन, कि एग्जाम में आपको किस तरीके से करना है। मास्टर की तरह या फिर बच्चों की तरह पूरा बेसिक से लगे नहीं रहना। एग्जाम में आपको किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, ये मेन मोटिव रहने वाला है। ठीक है। तो आई होप आपको बहुत कुछ इसमें से पॉजिटिव मिलने वाला है, जो कि आपके एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है। तो डेली आपको जुड़ना है इस सीरीज से शाम को 7 से 8 के बीच में। ठीक है। जब भी टाइम मिलेगा मैं अपलोड कर दिया करूँगा और इसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है। जो भी आपके दोस्त हैं तो उन सबको भी बता दीजिए। ठीक है। सभी लोग मिलकर मिलकर सॉल्व किया करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं 2 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट के साथ। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे वीडियो को पॉज करके, उसके बाद फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है जी। चलिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 75% बढ़ जाती है। इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए कि इस पर व्यय केवल 33% बढ़े। देखो, इसने क्या बोला, कीमत 75% बढ़ गई। मैंने माना कि मैं 100 रुपये का पहले पेट्रोल ले रहा था। एज्यूम कर लिया करो आप वैल्यू से, ऐसी बेफिजुल में बाकी सब चीज़ें नहीं करनी। आपने माना कि 100 रुपये का पेट्रोल पहले ले रहे थे तो 75% इसकी कीमत बढ़ गई। तो अब मेरे को वो 100 रुपये का पेट्रोल 175 रुपये का पड़ेगा। ठीक है। मैंने कहा मैं खपत पहले इसकी 100 यूनिट की ही खपत कर रहा था। 100 रुपये का पेट्रोल था, 100 यूनिट मान लिया मैंने कि मैं 100 यूनिट की खपत कर रहा था। लेकिन अब मेरे को 100 यूनिट की खपत करनी है तो 175 रुपये चाहिए। बट उसने कहा कि आपका जो खर्चा है ना वो केवल आपको 33% बढ़ाना है। तो मेरे को खर्चा 133 रुपये तक मैं कर सकता हूँ। तो भाई पहले मैं 100 यूनिट की खपत कर रहा था तो 100 रुपये का आता था पहले। अब वो 100 यूनिट 175 का आएगा। बट मेरे पास 133 रुपये हैं बस। तो मेरे को उसकी खपत को कम करना पड़ेगा ना। कितना कम करना पड़ेगा कि भाई 133 रुपये का कितना आएगा, उतना ही मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो मेरे पास कितने रुपए कम हैं? 175 होते तो मैं पूरा खपत करता, लेकिन कम कितने रुपए हैं? 2 और 4, 42 रुपये कम है। तो 42 की जितना पेट्रोल मुझे कम खर्च करना पड़ेगा। तो भाई 42 की मुझे खपत कम करनी पड़ेगी किस पे? ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 175। इस पे कम करनी पड़ेगी 42 रुपये की खपत, इंटू 100 करेंगे कितना हो गया? 25 6 का 150, तो 25 7 175, 25 चौका 100, 7 6 42, 6 चौक 24। तो मुझे 24% जो है वो खपत कम करनी पड़ेगी। मतलब अब मुझे, मैं केवल उसका 76% खपत कर सकता हूँ। देखो ये क्वेश्चन ना एग्जाम का है, ऑप्शंस भी एज इट इज एग्जाम के
एग्जाम के लिए गए हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ऑब्जेक्शन वाला था, इस पर ऑब्जेक्शन रेज किया गया था, बच्चों ने रेज किया है। तो इसमें ऑप्शन गलत दे रखे हैं। पूछा इसने खपत को कितना कम करना पड़ेगा, बट इसने आंसर ये दिया था कि भाई इतना खपत करनी पड़ेगी। खपत 76% कर सकता हूँ, बट कम तो मैं 24% करूंगा ना अब। तो इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगाया गया था, बाकी सही आंसर है 24। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है? देखो, इस तरह के क्वेश्चन में बेफिजूल की ट्रिक याद करना कि डिफरेंस कुछ मतलब नहीं है, टाइम खराब होगा आपका। सीधा इनको परसेंटेज की वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया करिए, है ना, या फिर डायरेक्ट 1 के मल्टीपल में। जैसे मैंने कहा ये क्या है, 11/60 है, ठीक है, तो मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ या काटने की कोशिश करूँ। मैं मान लो परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ, इंटू 100 मैंने मान लिया इसको। तो मैं इसको 6 से काटता हूँ, 110 हो गया ना, मैं इसको 6 से काटता हूँ तो ये कितना होता है, 6 कम 6, 5 इधर गया, 6 अट्ठे 48, अराउंड 18%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले को मैं देखता हूँ कि 29 है और नीचे 42 है। आप थोड़ा सा ना ऊपर नीचे प्लस माइनस कर सकते हो, एग्जैक्ट वैल्यू जरूरी नहीं है निकालनी परसेंटेज में, डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर मैं इसको 30 मान लूँ, 29 की जगह अगर मैं इसको 30 मान लूँ और नीचे वाले को 40 मान लूँ, 42 है ना, 40 मान लूँ या 45, कुछ भी मान सकते हो आप। तो मैंने इसको इससे काटा, 3/4 होता है 75%। अब एक दो ऊपर नीचे से देखो, ये 18% है, ये 75% है, बहुत ज़्यादा गैप है। अगर ये 75 नहीं होगा तो 70 होगा, 72 होगा, कुछ भी होगा, लेकिन इसके आसपास तो नहीं होगा ना। इसमें देखो, ये 17, ये 34 है, 33 है। इस 33 को मैं 34 नहीं मान सकता क्या? मान सकता हूँ ना, बिल्कुल मान सकता हूँ, बहुत डिफरेंस होता है इनके बीच में। तो 1/2 हो जाएगा, और 1/2 कितना होता है, 50%। तो तीसरा ऑप्शन जो है वो 50% के बराबर है। इसको देखो, 19/36 है। इस 36 को मैं 2 बढ़ा के 38 मान सकता हूँ, बिल्कुल मान सकता हूँ, तो ये भी 1/2 हो जाएगा, ये भी 50% है। पूछा गया इसने सबसे छोटा, ये 18% के, बाकी तीनों वैल्यू आसपास भी नहीं है, तो सबसे छोटा तो यही हो जाएगा ना। इस तरीके से आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका सबसे छोटी वाली फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इसने कि 16 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, हानि या लाभ बताना है। सीधा रेशियो में ले लो, 16 पुस्तकों का सेलिंग प्राइस बराबर है 12 पुस्तकों का कॉस्ट प्राइस। रेशियो निकाल लो आप। ये मैं इसको 4 से काटूं, अगर मान लो नहीं भी काटना चाहते आप, बहुत बेसिक से करो। ठीक है, यहाँ एस पी है, ये सी पी इधर मल्टीप्लाई में, इस सी पी को इसके नीचे ले आएंगे, डिवाइड में आ जाएगा ये, बराबर। यहाँ तो 12 है ही, ये 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे नीचे आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। इसको काटा 4×3 = 12, 4×4 = 16। तो सी पी अगर 4 है तो एस पी 3 है। सी पी होता है कॉस्ट प्राइस, कि भाई मैंने 4 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और 3 रुपये में बेच दी, तो मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ ना भाई, 4 रुपये की 3 में बेच रहा हूँ, तो लॉस कितने का हुआ? 1 का। हमेशा लॉस या प्रॉफिट सीपी पे ही कैलकुलेट किया जाता है, तो 1 रुपये का लॉस हुआ 4 रुपये पे, तो इंटू 100 करेंगे तो 1/4 की वैल्यू वैसे भी आपको पता है, तो 25% का लॉस। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो अ, समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में इस स्पीड से चल रही हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली को 16 सेकंड में पार करती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। देखो, समान लंबाई है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, दोनों की समान लंबाई है। आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। जैसे दो रेलगाड़ियां अगर सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो वो एक दूसरे को पार करती हैं, और एक दूसरे को पार करने में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, वो अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस को कवर करती हैं। कोई रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को क्रॉस कर रही है, तो वो दोनों इस दौरान कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी क्रॉस करने में, अपनी अपनी लेंथ के सम के बराबर। ठीक है, जैसे अगर मान लो ये सेम डायरेक्शन में है, जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड माइनस हो जाती है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के सामने होंगे तो स्पीड प्लस हो जाती है। फॉर एग्जांपल इसने बोला 16 सेकंड में एक दूसरे को पार कर देंगे, समय दे रखा है, तो आपको पता है टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। मैंने ये बोला कि यहाँ पे डिस्टेंस जो होता है ना, वो उतना होता है क्रॉस करने में जितना इन दोनों की लंबाई होगी। तो ये दोनों अपनी लेंथ के बराबर दूरी को तय करती हैं एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए। ठीक है जी, तो मैंने माना एक की लंबाई अगर एल है तो दूसरी की भी एल होगी, समान लंबाई है ना दोनों की, तो डिस्टेंस है 2l अपॉन में स्पीड। इन सवालों में स्पीड कैसे होती है, रिलेटिव स्पीड होती है। जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं ना तो इनकी स्पीड माइनस कर दी जाती है, तो एक की स्पीड 51 है और एक की 42 है, तो मैंने माइनस किया तो कितना आया, 8 और 1 9,
तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है इनकी। बट इस जो टाइम दे रखा है वो 16 सेकंड में दे रखा है। तो इसको मैं मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। ये 9 जो है ना, ये मेरा किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको जब मैं मीटर प्रति सेकंड में बदलूंगा, देखो ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बड़ा है, किलोमीटर बड़ा है, मीटर किलोमीटर बड़ा है। तो बड़े से छोटे पे जाना है तो ऊपर छोटा रखेंगे, नीचे बड़ा रखेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो इसको इससे काटा तो 9 दूनी 18, 5/2 आ गया, बराबर टाइम कितना था, 16 सेकंड का। ठीक है। ये 5/2 नीचे आया, ये डिवाइड में है ना 12 के, 5/2, तो इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ 5/2 को। तो ये कितना आ गया, 2 × 8 = 16, 8 × 5 = 40। तो 2L की लंबाई, इस 2L की लंबाई कितनी आ गई, 40 आ गई। तो 1L की लंबाई कितनी हो जाएगी, 20। तो एक ही ट्रेन की लंबाई पूछिए कितनी है, 20 मीटर। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ट्रेन वाले क्वेश्चंस में इस तरीके से आप करेंगे। ठीक है जी। चलिए, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चंस में से एक था, बहुत ज़्यादा। इसके सॉल्यूशन पे भी मतलब काफ़ी इधर उधर बच्चे भागे, बट बेफिजूल का, मतलब आपके पास 90 मिनट है, 120 क्वेश्चन में 90 मिनट है, उसमें भी 10-15 मिनट में जीएस हो जाएगी आपके, 50 सवाल 15 मिनट में आराम से हो जाएंगे। बाकी का सारा टाइम आपका मैथ और रीजनिंग का है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे कि जिन पे आप 1-2 मिनट दे सकें, तो भाई दे दो 1-2 मिनट बेफिजूल में, शॉर्ट ट्रिक और ये सब। क्या इसमें भी अप्रोच आपकी स्मार्ट क्या रहनी चाहिए कि भाई इसने बोला 1 साल के पहले 3 महीने में ललित की प्रति माह औसत आय इतनी है। 3 महीने तक वो एवरेज इतना कमाता है। तो मैंने कहा अगर वो 3 महीने तक एवरेज इतना कमाता है, तो 1 महीने में अगर इतना कमा रहा है, तो 3 महीने में वो 22272, 3 महीने में उसने इतना कमा लिया होगा। ठीक है। अप्रैल में उसकी आय पहले 3 महीनों की औसत आय से 75% ज़्यादा थी। तो पहले 3 महीनों की तो औसत आय ये है, इससे 75% ज़्यादा, तो मतलब 175% होगा इसका। कोई चीज़ अपनी 100% होती है, कोई भी चीज़ 100% होती है खुद में, इससे 75% ज़्यादा, मतलब 175% होगी इसकी। तो इसका 175% मतलब 25 सत्ते 25 चौका, तो इसका 7/4 हो गई चौथे महीने की। अप्रैल की बोली ना उसने, 3 महीने की औसत आय से 75% ज़्यादा। तो ये हो गई 4th मंथ की, ये हो गई 3 महीने की, ये शुरू के 3 महीने और ये 4th महीना है। ठीक है। अब उसने बोला पूरे वर्ष के लिए उसकी एवरेज इनकम जो है वो इतनी है। तो भाई पूरे वर्ष में इतना एवरेज कमाता है, तो टोटल कितना कमाता होगा भाई, इसने पूरे साल में एवरेज इतना कमा रहा है, तो टोटल अगर मैं इंटू 12 कर दूं तो वो टोटल इतना कमाता है ना। 1 महीने की मैं कहूँ 10,000 रुपये 1 महीने का कमाते हो आप, तो पूरे साल में कितना कमाओगे, तो इंटू 12 करना पड़ेगा ना। तो ये हो गई पूरे 12 महीने की। अब उसने बोला मई से दिसंबर, मतलब जो बचे हुए 8 महीने हैं, उनकी एवरेज इनकम निकालनी है। कुछ तो 8 का मल्टीपल ही ढूंढ रहे हैं इसमें महान लोग। 8 का मल्टीपल कैसे हो सकता है, 8 से डिवाइड करना है ना। मैंने बोला कि भाई 8 महीने की इनकम बताओ, तो 8 महीने की इनकम में 8 का मल्टीपल हो जाएगा। जैसे मैंने कहा 4 है, 1 महीने की 4 है, तो 8 महीने के निकालने के लिए 8 इंट से इंटू करना पड़ेगा, तो मल्टीपल आएगा। बट उसने एवरेज पूछा है ना। काफ़ी एक बहुत बहुत बड़ा चैनल था, मिलियंस में उसमें थे, तो उस वो 8 के मल्टीपल से आंसर बता रहे हैं इसका। क्या है? तो भाई जैसे मैंने कहा 16 आ गई इनकम उनकी, 8 महीने की इनकम 16 आ गई, तो एवरेज निकालने के लिए 8 से डिवाइड करूंगा, तो अब 2 आ जाएगा। तो 2 कैसे हो जाएगा 8 का मल्टीपल, है ना। खैर फालतू बातों से अलग अपना करते हैं। तो भाई ये 12 महीने की, ये 4 महीने की, अगर मैं 12 महीने की टोटल सैलरी में से 4 महीने की सैलरी घटा दूं, इस इस वाली सैलरी को जोड़कर मैं घटा दूं ये 4 महीने की सैलरी पूरे साल में से, तो 8 महीने की सैलरी आ जाएगी, आ गई। और 8 महीने की सैलरी का मुझे एवरेज चाहिए, तो मैं उसको 8 से डिवाइड भी तो करूंगा। तो यही चीज़ करनी थी। अब देखो इसमें स्मार्ट तरीका क्या है, कुछ लोग यूनिट डिजिट से करेंगे, तो यूनिट डिजिट लगाने के लिए भी स्मार्ट अप्रोच आपकी चाहिए कि नीचे 8 है, तो इस 8 को ख़त्म करो पहले, तब आप यूनिट डिजिट लगा पाओगे। तो नीचे से 8 को ख़त्म करेंगे और आपको पता है आंसर पूरा आएगा, अप्रोक्स में नहीं आंसर। तो इट मीन्स कि 8 जो है वो कटेगा, कट जाएगा, 8 नीचे से हट जाएगा। तो देखो 3 वैल्यू अलग अलग प्लस माइनस में, तो तीनों से आपको 8 को काटना पड़ेगा। जब ऐसे होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 8 है प्लस 16 है, ये कौन सा मार्कर आ गया, हम्म, हट जा भाई हट जा, 8 है 16 है और फिर 8 है, तो मैं इसको 8 से डिवाइड करता हूँ ना, तो तीनों को अलग अलग करना पड़ेगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, ये 4 आ गया, और इसको जोड़ेंगे तो 32 आएगा, तो 8 चौक 32। ठीक है। जब प्लस में होता है तो तीनों वैल्यूज़ को या चारों जितनी भी है ना प्लस माइनस में, सबको काटना पड़ेगा नीचे फ्रैक्शन से। तो मैं इसको काटना शुरू करता हूँ। मैंने इसको काटा,
तो ये 8 से नहीं घट सकता, ये वाली वैल्यू 8 से नहीं घट सकती, बट ये इनटू में है। तो इनटू में ये एक ही तो नंबर हुआ पूरा, इनटू करेंगे तो कोई एक नंबर आएगा। तो इसको मैंने पहले 4 से काट दिया, 4 दूनी 8, और 4 से काटा तो कितना हुआ, 4 दूनी इसको काट दो, 4 तिया 12, ठीक है। इसको काट दिया, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो इसको 4 से काट दिया, 4 तिया 12। अब ये 2 बचा, इस 2 से इसको काट दो, तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 0। कितनी देर लगेगी इसको काटने में, काट दो जल्दी से। फिर दोबारा से 8 से इसको भी काटना है। तो मैंने इसको काटा तो कितना बना ये, 8 दूनी 16, 4 2 6, 8 सत्ते 56, 4 2 6, 8 अट्ठे 64, 3 8 चौक 32, ठीक है, 4 आ गया। इसको काट दो 8 से, सेम ही तो है ये चीज़, बट इसको पहले 4 से भी काटना पड़ेगा क्योंकि इसमें फ्रैक्शन में 4 है, तो पहले 4 से काटो। तो 4 पंजे 20, और 4 पंजे 20, या फिर आप ऐसा करो कि जो मैंने 8 से काटा था उसको यहाँ लिख लो, जैसे फॉर एग्जांपल, या पहले काट दो पूरा। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 2 इधर गया, 4 6 24, 3 इधर गया, 4 अट्ठे 32। ये आगे 4 से काटने के बाद अब इसको 8 से काटो, ठीक है। अब केवल एक ही वैल्यू बची है, तो इसको 8 से काटेंगे कितना बचेगा, 8 अट्ठे 64, 8 सत्ते 56, 8 छिंग 48, 7 बचा इधर गया, 8 निम 72, 4 बचा इधर गया, 8 छिंग 48। तो ये आ गया खत्म, अब नीचे से 8 ही खत्म हो गया। अब आप इसे यूनिट डिजिट से कर दो, अब कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे देखो, इसको करते हैं, यूनिट डिजिट से करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ का यूनिट डिजिट क्या आएगा, ये 0 है, इंटू 3 करेंगे तो 0 आएगा। ये 0 यूनिट डिजिट का मतलब होता है 10, ठीक है। अब माइनस, यहाँ माइनस का साइन है ना। अब यहाँ इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 तिया 12, 2 आएगा, बट ये ब्रैकेट के अंदर है, इसको ध्यान रखना है ब्रैकेट में। फिर प्लस इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 सत्ते 42, 2 आएगा। तो 10 में से 4 जाएगा, 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो जिसका भी यूनिट डिजिट 6 है वो आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। समझ पाए। तो नीचे से 8 को खत्म कर दो, तो उसके बाद आंसर, ये मैंने थोड़ा ना ज़्यादा आपको समझा दिया डीप में, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, ना आप डायरेक्ट करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, अगर अब आपके एग्जाम में आता है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, इसने बोला एक संख्या को 50% बढ़ाने पर इतनी हो जाती है, तो संख्या क्या है। कोई भी चीज़ अपना 100% होती है, कुछ कोई भी चीज़ अपना 100% होती है, तो वो संख्या भी 100% होगी, ठीक है। तो वो जब संख्या 100% है तो उसको 50% बढ़ाएंगे, तो 50% बढ़ने के बाद अब वो कितना परसेंट हो जाएगी, 150% हो जाएगी। भाई 100% थी वो संख्या, 50% बढ़ाया तो 150% हो गई। इस 150% की वैल्यू ये दे रखी है, 50% बढ़ाने पे इतनी हो जाती है, तो इस 150% की वैल्यू ये दे रखी है। मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है, संख्या 100% है ना, तो ये 150 नीचे आएगा, तो 1% की वैल्यू ये हो गई, इंटू 100 करूंगा तो 100% की वैल्यू हो गई। 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, और एक यूनिट डिजिट केवल, सॉरी, एक से शुरू यही हो रहा है, केवल यही होगा आंसर, आगे पूरा काट दो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, अरे सॉरी 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 सॉरी, गलत हो जाता नहीं, ये इंटू 2 भी होगा, अभी गलत कर देते हैं आंसर हवाबाजी के चक्कर में। तो 12 दूनी 24 और 80, 2480, अभी हवाबाजी निकल जाती पूरी, आंसर गलत हो जाता। खैर मैंने ऐसी सिली मिस्टेक्स बहुत हवाबाजी के चक्कर में की हैं, मतलब 3 4 क्वेश्चन गलत करके आया हूँ मैं RPFSI के, इसी तरीके से बेफिजूल की हवाबाजी के चक्कर में। काफ़ी टाइम है यार, अपना अच्छे से टाइम लेके करो। चलिए ये क्वेश्चन देखेंगे, इसकी अप्रोच आपको सीखनी है, बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बट बच्चों ने कैलकुलेटिव तरीके से इसको किया है काफ़ी। बट आप देखो इसकी अप्रोच देखेंगे, ये कह रहा है 3 साल पहले एक शहर की 3 साल पहले और 2 साल पहले की जनसंख्या में कितना अंतर होगा, जिसकी वर्तमान जनसंख्या ये है, और हर साल वो 25% की रेट से बढ़ रहा है। 25% की रेट से बढ़ रहा है, मतलब 25% होता है 1/4, तो वो 4 पे 1 बढ़ रहा है, तो कितना हो जा रहा है, 5/4 हो जा रहा है अपना। कोई चीज़ अपनी 100% होती है, 25% बढ़ेगी तो वो 125% हो जाएगी, 125% मतलब 5/4, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए ना सब चीज़। खैर आगे बढ़े, तो हमने माना कि 3 साल पहले की जो जनसंख्या थी ना वो एक्स थी, 3 साल पहले ये हो गई। अब 2 साल पहले कितनी हो जाएगी, 3 साल पहले ये है, 2 साल पहले, अब ये आगे बढ़ेगी ना जैसे जैसे ईयर वाइज, तो ये अपना 5/4 होती चली जाएगी, क्योंकि 25% बढ़ रही है ना। तो फिर 2 साल पहले 5/4, अब 3 साल पहले ये, 2 साल पहले ये, 1 साल पहले ये, और आज प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी ये, फिर इंटू 5/4। तो इस तरीके से 3 बार इंटू किया, तो 3 साल की जनसंख्या आज प्रेजेंट में कितनी दे रखी है टोटल, 2 3 4, ठीक है। ये प्रेजेंट की जनसंख्या है। तो अगर मैं 3 साल पहले की जनसंख्या निकालूं,
3 साल पहले की जनसंख्या कितनी आ जाएगी, ये नीचे 4 डिवाइड में, ये इधर चला जाएगा किस में, इंटू में, 4 चौक 16 चौका 64, और ये सब इधर इंटू में 5, तो ये इधर आ जाएगा डिवाइड में, 5 पंजे 25 पंजे 125। बस यहीं तक रुक जाओ। अब आगे देखो, कैलकुलेशन बेफिजूल की करनी क्यों है। इसने कहा कि 3 साल पहले की जनसंख्या ये आ गई, ठीक है। अब एक चीज मेरी आप ध्यान से सुनो, मैं क्या बताना चाहता हूँ। मैंने ये बोला कि कोई, मान लो मैंने 3 साल पहले कोई जनसंख्या 100 मान ली, 100 थी, कोई किसी शहर की जनसंख्या 100 थी, वो हर साल 25-25% बढ़ रही है। तो 3 साल पहले ये है, 2 साल पहले कितनी हो जाएगी, 100 का 25% बढ़ जाएगी, 125 हो जाएगी। 2 साल पहले ये है। बाकी चीज़ों से मुझे कोई मतलब नहीं है, 3 साल पहले और 2 साल पहले की जनसंख्या का अंतर बताना है। तो इनका अंतर कितना होगा, 25 होगा ना। 25 क्या है, इसका ही तो 1/4 बढ़ के यहाँ पे हुई है ना ये। 3 साल पहले 100 थी, तो 125 कैसे हुई, इसका 25% बढ़ गई। तो इसका जो 25% बढ़ी, वही तो इनके बीच का डिफरेंस होगा, है ना। तो अगर मैं ये कहूँ कि एक्स का ही 25% मैं बता दूं, तो वही तो डिफरेंस होगा। समझ पाए ना बात को। 100 से 125 क्यों हुई, 25% बढ़ रही थी, और वो जो 25% बढ़ी है, वही तो डिफरेंस है। तो इसका ही मैं डायरेक्ट 25% बता दूं, तो वही डिफरेंस हो जाएगा। तो मैंने, इस सवाल को समझना जरूरी है ताकि आपकी कैलकुलेशन बचे, इसलिए इसको टाइम देंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ 3 साल पहले की जो एक्स है, एक्स की वैल्यू ये आ गई है ना, इसका ही अगर मैं 1/4 निकाल दूं, इस पूरी वैल्यू, ये 3 साल पहले की आ गई, इसका ही अगर मैं 1/4, ये कहाँ से लाइन आ गई भाई, इसका ही अगर मैं 1/4 निकाल दूं, तो मेरे पास डिफरेंस आ जाएगा 3 और 2 साल के बीच का। तो बेफिजूल में मेहनत क्यों करनी। तो मैंने इसको काटा, 4 एकम 4, 4 छक 24, ठीक है। इसको काटा, कितने से काटे, 25 पंजे 125, 25 छिक्का 25 सत्ते 175, इधर गया 25 दूना 50, ये आ गया 7200। इसको काटे 5 से तो कितना आएगा, 5 एकम 5, 2 इधर का 5 चौक 20, 2 इधर का 5 चौक 20, 0। तो 144 0 इंटू 16, इतनी सी कैलकुलेशन करनी है बस हमें। और अब इससे हम क्या देख पा रहे हैं, 16 चौका 64, तो एंड में 4 आएगा जीरो के बाद। तो एंड में 4 केवल एक ऑप्शन में दिख रहा है, यूनिट डिजिट। बाकी आप पूरा करना चाहते हैं तो करिए। 16 चौका 64, 6, 64 और 6 70, 0 7, 16 एकम 16, 4 20 और 3 23। आ गया ना पूरा आंसर। यूनिट डिजिट से भी आप पहुंच जाते, 16 चौका 64, केवल 4 आना था एंड में, यूनिट डिजिट जीरो के बाद, तो इसी में ऑप्शन में था बस। इस तरीके से आप बेफिजूल की कैलकुलेशन से बच सकते हो। पहले 3 साल पहले का पूरा निकाला, फिर 2 साल पहले का, फिर उनका डिफरेंस, ये सब फालतू चीज़ें मत करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। हाँ भाई, इसकी मैं आपको बहुत तगड़ी वाली अप्रोच बताता हूँ कि मतलब अब वो वाला तरीका भी पुराना हो गया। इसने क्या कहा है, कोई धनराशि है, वार्षिक रूप से संयोजित होता है, एसआई और सीआई के बीच के 2 साल का अंतर, एसआई और सीआई के 2 साल का अंतर 6% की रेट से 78 है। तो योग मतलब सम बताना है, वो धनराशि बतानी है, ठीक है। राशि बतानी है क्या थी जो इन्वेस्ट की गई थी। वो वाला तरीका आपको पता होगा, R² अपॉन में 100%, ये होता है 2 साल का। CISI का अंतर, अब ये भी पुराना, इसे भी छोड़ो। आपको क्या करना है भाई, 6% की रेट है, तो मेरे को इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 6/100, ये हो गई रेट, ठीक है जी। अब ये, इसका 2 साल का अंतर चाहिए ना, तो इसका स्क्वायर कर दो, 2 साल के लिए स्क्वायर कर दिया, तो 6 का स्क्वायर 36, और 100 का स्क्वायर 240, ठीक है। अब इसमें जो ऊपर आता है ना, ये होता है इनका डिफरेंस, और जो नीचे आता है ये होता है इसका प्रिंसिपल। अगर डिफरेंस 36 होगा तो प्रिंसिपल 10,000 होगा, बट डिफरेंस 36 दे रखा है क्या, डिफरेंस कितना दे रखा है, 78। तो इस 36 की वैल्यू 78 दे रखी है, तो 36 की वैल्यू 78, तो मेरे 36 रेशियो के लिए 78 आई है, तो एक रेशियो की वैल्यू इतनी आ गई, 78/36। ये मेरे एक रेशियो की वैल्यू आ गई। और मुझे निकालना क्या है, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल की वैल्यू तो 10,000 है, तो एक रेशियो की वैल्यू ये है, तो इंटू 10,000 कर दूंगा। जितना टाइम मेरे को समझाने में लग रहा है, उससे कम समय में आप इस तरीके से कर पाओगे। तो ये कितना हो गया, 6 6 36, और 6 कम 6 6 3 18, तो ये 13। अब ये टोटल कितना आ गया, 13, 1 2 3 4 0 अपॉन में 6। तो इसको काटें, मार्कर दूसरा ले लेते हैं, इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12, एक इधर गया तो 6 कम 6, 4 इधर गया, 6 6 36, 4 6 6 36, 6 6 36.66, तो 21,666, तो ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, अब स्मार्ट तरीके से और ज़्यादा, ठीक है। 9th क्वेश्चन,
सिंप्लीफिकेशन का अब इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, देखो जिनके बेस सेम होते हैं, मतलब हर डिनोमिनेटर सेम होते हैं, उनको पहले जोड़ दो क्योंकि उनको जोड़ना आसान होता है। तो 4 और 2 6 और 1 7, ऊपर ऊपर का प्लस करते हैं ना, बस नीचे का सेम है तो नीचे का वही रहेगा। 4 2 6 और 1 7, तो 7, ये आ गया 7/7, तो ये 1 बन गया। प्लस में क्या बचा, 5/14, और माइनस में क्या बचा, 3। तो ये सिंगल सिंगल है तो इनको पहले इनके ऑपरेशन कर दो। तो -3 और 1 कितना बचेगा, -2। ये कट गया तो -2 बचा। तो 5/14 -2। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट करिए, नहीं तो आप नीचे 14 बना सकते हैं। खैर 14 दूनी 28, इसके नीचे इसको इससे करेंगे तो 28 -5/14, तो कितना आ गया, 23/14। और माइनस का नहीं, प्लस का, ये क्या हो रहा है, 5, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस के ना ऑप्शन सारे। ये क्या है भाई, क्या है क्या है, हाँ, ये 14 दूनी 28, यहाँ 5 आएगा ना पहले, 5 एकम 5 -14 दूनी 28, तो अपॉन में 14, तो माइनस का आएगा 23/14, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th सिंप्लीफिकेशन का अगेन। तो करिए भाई, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो 5 7 35 गुणा, ये इसको काट दो, 6 दूनी 12, और यहाँ पे कितना बचा, 2, 9 में से 7 गया तो 2 से ये 2 गया, तो यहाँ 2 बचा 27, और यहाँ 7 बचा, तो 27 गुना 7, 7 7 49, जिसका यूनिट डिजिट 9 आएगा वही आंसर है। भाई 7 7 49 9 आएगा, यूनिट डिजिट पूरा करना है तो आप पूरा करिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार में ढाला गया, जिसका व्यास इतना है, ऊंचाई इतनी है, बेलन का आयतन बताना है। तो बेलन जो बनाया गया है, उस बेलन का आयतन बताना है ना। तो बेलन का आयतन क्या होता है भाई, बेलन का आयतन होता है πr²h। तो व्यास भी दिया है, ऊंचाई भी दी है, सब कुछ दे रखा है, निकाल दो आयतन। तो 22/7, आर कितना होता है, व्यास का आधा, तो 9/2 r², और इंटू एच, एच कितना हो गया, 42। तो इससे इसको काटेंगे 6 बार में जाएगा, 7 6 42, इससे इसको काटेंगे 11 बार में जाएगा, इससे इसको काटेंगे 3 बार में जाएगा। तो ये कितना आ गया, 11 3 33, इंटू 9 9 81। तो भाई यूनिट डिजिट 3 आएगा, 3 केवल इसका एक ही ऑप्शन का यूनिट डिजिट, जब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा ना यूनिट डिजिट, तो केवल इसी का है यूनिट डिजिट 3। पूरा करना चाहते हैं तो पूरा मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप इसको। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन है। ये भाई क्या बोल रहा है, एक ही मार्ग में लखनऊ से चंडीगढ़ की दूरी तय करने के लिए लिया गया समय निम्नलिखित बार ग्राफ में दिया गया है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो भाई क्या बोल रहा है, नीचे देखें क्वेश्चन क्या है। लखनऊ और चंडीगढ़ के बीच की दूरी इतनी माननी है हमें, और तीसरे दिन ट्रेन एक्स और वाई की औसत गति के बीच क्या अंतर है ये बताना है। तो देखें ऊपर क्या है, तीसरे दिन, ये क्या है भाई, ये टाइपिंग थोड़ा सा, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, इन दोनों की क्या है, ये गति दे रख, सॉरी वो दे रखा है टाइम, कि भाई एक्स जो है वो 13 घंटे लेती है सेम डिस्टेंस को, लखनऊ से चंडीगढ़, और वाई जो है, वाई ट्रेन जो है वो 20 घंटे लेती है। तो तीसरे दिन एक्स ले रहा है 13 घंटे और वाई ले रहा है 20 घंटे, ले रही है सॉरी। तो एक्स के द्वारा कितना टाइम लिया जा रहा है भाई, एक्स लेती है, अरे यार कितना टाइम था, 13 और 20, एक्स, अरे यार, एक्स ने लिया 13, मतलब 13 घंटे, वाई ले रही है 20 घंटे। ठीक है। तो वो 13 घंटे में सफ़र को तय करती है, वाई 20 घंटे में सफ़र को तय करती है, और उनकी जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 754। पूछा गया है औसत गति के बीच अंतर, तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो इसको जो एक्स है, एक्स ट्रेन कितना टाइम लेगी, तो 13 पंजे 65, 10 इधर गया, 13 8 104, 58, एक्स ने लिया 58, एक्स की जो स्पीड है वो 58 स्पीड आएगी। और वाई की स्पीड कितनी है, डिस्टेंस इतने ट्रैवल कितना किया, 754, 20 घंटे में, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, मैं 2 से काट दूं पहले इसको, 2 3 6, इधर गया 2 7 2 7 14, यही है ना, हाँ, 3 6 2 ठीक है। और नीचे 1 0 है तो ऊपर मैंने 1 0 लगा दी तो ये आ गया। ठीक है। तो एक ने इतनी स्पीड से
ट्रेवल किया, इतनी इतनी स्पीड से ट्रेवल किया, तो इनका अंतर पूछा है। तो भाई 0.7 है यहाँ पे, तो एंड में 0.3 आना चाहिए। तो एंड में 0.3 केवल एक ही ऑप्शन में, बाकी आप इसको पूरा घटा के देख लो भाई। 3 7 में 7 गया 0, और 5 में 3 गया 2, तो 20.3। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे इस सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करना है इसको। तो 8 चौक 32, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अंदर वाले, सबसे अंदर वाले ब्रैकेट से शुरू करते हैं। 7 में से 2 गया 5, और इंटू में 5 से 5 ये खत्म, 5 तिया 15, और यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा। 30 और 3 33, और 33 चौका 132, 4 तिया 12, एक यूनिट डिजिट 2, इसका ही है केवल। ठीक है जी। चलिए 14th क्वेश्चन। 14th क्या कह रहा है, फर्नीचर की 3 वस्तुओं की औसत कीमत इतनी है, यदि उनकी कीमतें इस रेशियो में हैं, तो सबसे महंगी वस्तु की कीमत क्या है। देखो 3 वस्तुओं की एवरेज कीमत दे रखी है, और तीनों का रेशियो दे रखा है, तो मैं इसी को मान लेता हूँ। जब रेशियो होता है ना, तो आप एक्चुअल वैल्यू मान लो उसको। तो पहली वस्तु की कीमत 3 थी, दूसरी की 5, और तीसरी की 7। तो टोटल तीनों की कीमत कितनी हो गई है। अगर मैं इन तीनों की इस रेशियो के हिसाब से एवरेज निकालूं, तो कितनी हो जाएगी इनकी एवरेज कीमत, 12 और 3 15/3, तो ये हो गई 5। यानी रेशियो के हिसाब से इनकी एवरेज जो कीमत है वो 5 है, बट एक्चुअल वैल्यू कितनी है, इतनी है। तो भाई 5 रेशियो की वैल्यू इन्होंने इतनी दे रखी है, 915, है ना। 5 रेशियो की वैल्यू ये दे रखी है। पूछा सबसे महंगी वस्तु, तो इसमें सबसे महंगी कौन सी है, 3 5 7 में से 7 है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी, 5 रेशियो की ये वैल्यू है, तो एक रेशियो की अपॉन 5 इंटू 7 रेशियो की वैल्यू चाहिए मुझे। तो इसको काटो, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 4 देगा 5 अट्ठे 40, इधर गया 5 तिया 15, तो 7 तिया 21। तो एक यूनिट डिजिट केवल इसका ये आंसर हो जाएगा। बाकी आप पूरा करके देखो, 2 56 और 1 2 58, 5 7 5 12, 2 1 7 31 और 1 22। ऑप्शन नंबर बी आ गया। यूनिट डिजिट से सीधा देख सकते हो आप, टाइम खराब ही नहीं करना बेफिजूल में। 15th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, केतन ने 171 कुर्सियां बेची, उसे 95 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो उसका लाभ बताना है। देखो जो भी सेलिंग प्राइस होता है, मैंने कहा 171 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है, वो उनके कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के बराबर होता है। तो भाई ये मैंने कितने में बेचा होगा, तो मैंने कॉस्ट प्राइस तो लिया होगा 171 का, प्लस मैंने उसमें प्रॉफिट भी लिया है। प्रॉफिट कितना लिया है, 95 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के जितना। ठीक है, तो ये इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा इसमें से, ये एस पी इधर आ जाएगा ना, 95 एस पी इधर आ गया, तो ये माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 6, और 9 और 7 16। ठीक है, तो यहाँ 76 एस पी बचा, और यहाँ 171 सी पी बचा। तो इसको काटेंगे, तो क्या बन जाएगा, 19 चौक 76, 19 निम्मा 171। जिसके सामने जो वैल्यू होती है वो उसकी हो जाती है। जैसे एस पी के सामने 9 है, तो एस पी और सी पी का रेशियो निकालें तो कितना हो जाएगा, एस पी के सामने 9 है तो 9, सी पी के सामने 4 है तो 4। तो 4 रुपए की चीज़, सीपी मतलब जितने में खरीदी थी, 4 रुपए की चीज़ 9 रुपए में बेच दिया, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ 5 रुपए का, और 4 रुपए पे हुआ। सीपी पे निकालते हैं ना प्रॉफिट और लॉस, तो इन 200 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 पंजे 125। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बराबर एक्स है, ये बराबर वाई है, तो एक्स की पावर जेड बराबर वाई स्क्वायर है, तो जेड का निकटतम मान बताना है। एक्स की पावर जेड बराबर वाई स्क्वायर, तो एक्स क्या ये है, तो मैंने लिखा एक्स बराबर ये है, और इसकी पावर कितनी है, जेड है, बराबर वाई का स्क्वायर, तो 40 की पावर ये का स्क्वायर। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो आपको पता है मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो ये 40 की पावर कितनी हो जाएगी, 0.11 इंटू जेड, बराबर 40 की पावर 0.1 इंटू 2। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए, तो इसकी ये बराबर ये हो जाएगी 2 है ये। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जब बेस सेम होता है ना तो पावर्स भी सेम होती है। ठीक है, चलिए, तो इसने बोला 0.1, यहीं कर देते हैं ना, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.2, 0.2, और यहाँ पे z के मल्टीप्लाई में है ये, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस 0.2 के बटे में आ जाएगा ये, 0.2 के अपॉन में आ जाएगा ये 0.11। नीचे 2 के बाद पॉइंट है, ऊपर 1 के बाद पॉइंट है, तो ऊपर एक 0 बढ़ा दो और इस पॉइंट को ख़त्म कर दो। तो अब देखेंगे 11 एकम 11, 8 बचा, सॉरी 9 बचा, इधर गया 90, 11 अट्ठे 88,
1.8 समथिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 17th क्वेश्चन। क्या बोल रहा है भाई ये, बार हटाना। देखो बार में क्या होता है, बार हटाने में क्या होता है, जितने के ऊपर बार होता है उतने तो नीचे फ्रैक्शन में 9 आ जाते हैं, और जिसके ऊपर बार नहीं होता उसको पहले माइनस करेंगे और नीचे लगा देंगे उसके बट की 0। ठीक है, और पॉइंट हो जाता है खत्म। जैसे मैंने कहा 54 कितने के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है, तो नीचे आ जाएंगे 2 बार 9, प्लस यहाँ पे कितने के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार है, तो नीचे आ जाएगा 1 9। 2 के ऊपर बार नहीं है तो पहले इसमें से 2 को घटाना है और फिर नीचे इसके बदले 1 0 लगा देनी है, तो ये हो जाएगा बराबर। अब ये हो गया 21, यहाँ पे 21 हो गया, तो प्लस करेंगे तो क्या आएगा, इनका एलसीएम नीचे लेंगे तो एलसीएम क्या होगा, देखो 99 क्या होता है 11 × 9, और ये क्या होता है 9 × 10। तो इसमें 9 है 10 नहीं है, तो इसमें इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 990। तो नीचे आएगा 990, एलसीएम 990 हो जाएगा, तो यहाँ पे 990, यहाँ पे 990, ये भी इतना है ये भी इतना है, तो शायद ये टाइपिंग में एरर हो गया हमारा। तो सात, केवल एक ही ऑप्शन में नीचे फ्रैक्शन में 790 था, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि इससे इसको डिवाइड करेंगे 10 आएगा, इंटू 54, प्लस इससे इसको करेंगे तो 11 आएगा, इंटू ऊपर से 21 है ये, इनको जब प्लस करेंगे कितना आएगा, एंड में 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर यही था, ये गलती से हो गया टाइप। नीचे 990 जो है ना वो एक ही ऑप्शन में एलसीएम 990 आएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वही सेम क्वेश्चन आ गया। देखिए अब इसको डायरेक्ट करूंगा मैं ना, पहले 3 महीनों का जो एवरेज इनकम है वो इतना है, तो मैंने कहा 3 महीनों का एवरेज इनकम इतना है, तो 3 महीनों की टोटल इनकम इज 0 है। टोटल इनकम इतनी हो गई 3 महीनों की। ठीक है, अप्रैल में जो कमाई है ये 3 महीने की इनकम हो गई, अप्रैल की कितनी है 75% ज़्यादा है इससे, तो इसका 7/4 हो गई, तो इसका प्लस 76,096, इसका 7/4, तो इसको मैंने काट दिया, तो 4 एकम 4, 3 इधर गया, 4 निम 36, 0 4 दूनी 8, 4 चौक 16। ठीक है, ये आ गया। ये आ गई चौथे महीने की। तो इसने वही पूछा होगा ना 8 महीने का एवरेज, तो फिर से मैं 12 साल की इनकम निकालता हूँ, सॉरी 12 महीने की इनकम निकालता हूँ, इंटू 12। अरे शिट, ये तो ये दे रखी है ना एवरेज, तो 94,660 इंटू 12, ये 12 महीने की इनकम है। इसमें से इन 4 महीनों की इनकम को जोड़ के मैंने घटाया और 8 महीने का इनकम आ गई। इनका एवरेज पूछा तो 8 से डिवाइड कर दिया, तो 8 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ कितना आता है, 8 से हो रहा नहीं हो रहा, तो 4 से कर रहा हूँ पहले। दूसरा कलर ले लेता हूँ, 4 दूनी 8, और ये 4 तिया 12, फिर 2 से काटा 2, मुझे तो यूनिट डिजिट चाहिए ना, तो मैं यहीं से काट दूँ, 2 तिया 6, 2 तिया 6 0। ठीक है, पूरा भी काट सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको भी 8 से काटना है, तो कितना है 8 एकम 8 नहीं 72, 4 इधर की 8 पंजे 40, 8 एकम 8, और इधर की 8 दूनी 16। इसको काटेंगे 8 दूनी 16, 3 इधर की 8 तिया 24, 6 इधर की 8 सत्ते 56, और 6 इधर की 8 अट्टे 64। नीचे से 8 खत्म। अब यूनिट डिजिट से आंसर निकालते हैं, यहाँ पे आएगा 0, तो 0 का मतलब 10, माइनस ब्रैकेट शुरू, यहाँ पे 3 दूनी 6 आएगा, प्लस यहाँ पे कितना आएगा 8 बचा, 8 सत्ते 56, 6 आएगा, तो 6 और 6 12, 12 का यूनिट डिजिट कितना है 2, तो 10 में से 2 गया 8, तो 8 इस ऑप्शन में यूनिट डिजिट ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो 8 हो, ये ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोल रहा है भाई, एलसीएम एचसीएफ ये और ये है, एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या बतानी है। आपको पता है घिसा पिटा क्वेश्चन, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है उन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन। तो एलसीएम कितना दे रखा है 114, इंटू एचसीएफ कितना है 19। ठीक है, एक संख्या कितनी है 57, और दूसरी संख्या क्या है बी, वो निकालनी है। तो यहाँ 57 मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो 19 से कम 19, 19 तिया 57, हालांकि 2 बार में डायरेक्ट कट रहा था, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, तो ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। मशीन का अंकित मूल्य इतना है, इसे 12% और 30% की दो छूट के बाद एक खुदरा विक्रेता को बेचा गया। उस विक्रेता ने ग्राहक को 50% की छूट देने के बाद लागत मूल्य पर 25% का लाभ कमाना चाहा, तो अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए उसको अगर वो लाभ कमाना चाहता है। देखो अंकित मूल्य ये उसका पहले था, फिर
जिससे उसने खरीदा उसने उसको 2 छूट दी इसके बराबर की, फिर उसको बेचा तो वो कितने में बेचा, जिस भी रेट पे बेचा, तो अब उस रेट पे जिस पे उसने खरीदा वो अंकित मूल्य अपनी तरफ से अंकित करना चाहता है। तो वो कितना अंकित मूल्य अंकित करे कि उसको 25% का लाभ भी हो जाए और वो 50% की छूट भी दे दे। तो मैं मान लेता हूँ 100 रुपये। ये वाला जो अंकित मूल्य है शुरू का है ना, मैं ये नहीं मान रहा, मैं मान रहा हूँ 100 रुपये। या इसका मल्टीपल मान लो, डायरेक्ट 1000 रुपये मान लो। मैंने कहा हाँ, पॉइंट भी नहीं आएगा, दिक्कत खत्म हो जाएगी। मैंने कहा मैं अंकित मूल्य 1000 रुपये था तो विक्रेता को 2 छूट मिली, तो एक 12% की छूट मिली। तो 12% इसमें से हटाएंगे कितना हो जाएगा, 88 0। पहले 88 0 और फिर दोबारा से 30% की छूट मिली, तो इसका 30% मतलब 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 अट्ठे 24 और 3 अट्ठे 24 और 2 26। तो इतने रुपए की और छूट मिली उसको इस पे। सक्सेसिव का मतलब ये तो होता है पहले छूट और फिर उस छूट के बाद भी दोबारा से छूट। तो ये कितना हो गया, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ कितना 7 में से 6 गया 1, 8 में से हो गया 6। अब उसको वो 616 रुपये की पड़ गई, पहले छूट मिलने के बाद 880 की, फिर दूसरी छूट मिलने के बाद इतने की। तो इतने रुपए में उसने खरीद ली। अब इसको, ये तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया जिसने खरीदी है। अब वो क्या करता है, इस पे 25% का लाभ कमाना चाहता है। तो इसका 25% का 25% कितना हो गया, 1/4 करें तो कितना हो गया, 4 दूनी 8, और सॉरी 4 एकम 4, दो इधर गया 4 पंजे 20, 4 चौक 16। इतने रुपए का लाभ कमाना चाहता है इस पे, तो उसको कितने में बेचना होगा इसको, 6 4 10, 7 और 6 7, 770 रुपये में बेचना होगा अगर वो 25% का लाभ कमाता है तो। 616 रुपये की चीज़ खरीद के 770 में वो बेचना चाहता है। बट 770 में बेचना इस तरीके से चाहता है कि वो ग्राहक को कहे कि भाई मैं 50% की छूट भी दे रहा हूँ आपको। तो इसके लिए ये जो आया ना, ये 50% छूट देने के बाद आया प्राइस। तो मैं इसका डबल अंकित करूंगा ना, 100% तो 50 का डबल हो जाएगा, तो मेरे को 154 0 इतना अंकित करना पड़ेगा इसका डबल। ये 50% की छूट के बाद आया प्राइस। तो जो अंकित प्राइस होगा वो इसका डबल होगा ना, तभी तो 50% छूट के बाद आधा होगा वो। तो ये जो है, ये अंकित मूल्य का आधा है, 50% छूट देने के बाद आया है, तो अंकित मूल्य इसका डबल होगा। तो अंकित मूल्य इतना उसको अंकित करना है। बट उसने मेरे हिसाब से हुआ है ये तो अंकित मूल्य, मैंने 1000 माना था अंकित मूल्य ये वाला। बट 1000 की वैल्यू तो 41,000 दे रखी है ना। तो 1000 की वैल्यू 41,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 41 होगी। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 41 है तो कलर बदलेंगे, तो इतने यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे हिसाब से इतने यूनिट आया है अंकित प्राइस। लेकिन एक रेशियो की वैल्यू 41 है, तो इंटू 41 करेंगे कितना आएगा, एन में 4 किसके, 4 किसके, एन में 4 इसके है केवल। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एन में 4 आएगा ना। तो यूनिट डिजिट 4 इसमें है केवल, एक जीरो तो आएगी आएगी, फिर 4 आएगा, तो इसमें है केवल 4। बाकी पूरी कैलकुलेशन करना चाहते हो तो पूरी कैलकुलेशन कर लो। चलिए, 7 संख्याओं का औसत इतना है, प्रत्येक संख्या में 6 वृद्धि की जाए तो नया औसत क्या होगा। देखो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, आपने अच्छे से थोड़ा सा भी पढ़ा है। तो जो एवरेज दिया होता है ना, उसमें अगर सभी संख्याओं में कुछ भी किया जाए तो वो एवरेज के साथ भी हो जाता है। मैंने कहा सभी संख्याओं में इंटू 6 कर दिया तो एवरेज भी इंटू 6 हो जाएगा। इसने कहा सभी संख्याओं में 6 जोड़ दिया तो एवरेज में भी 6 जुड़ जाएगा। ठीक है। अगर वो कहे सभी संख्याओं को 10 से गुणा किया और फिर +2 कर दिया तो एवरेज के साथ भी इंटू 10 और +2 करना पड़ेगा, जब वो सभी संख्याओं में बोले, प्रत्येक संख्या में बोले तब। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। क्या बोल रहे हैं, एन प्रक्षेपणों का प्रेक्षणों का योग इतना है तो उनका औसत इतना है। देखो एवरेज आपको पता है क्या होता है, अगर नहीं पता तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन नंबर। ठीक है, मतलब पदों का योग अपॉन में पदों की संख्या। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना दे रखा है, योग कितना दे रखा है 160, और एवरेज कितना दे रखा है 40। तो एवरेज 40 बराबर सम कितना है इनका 160, और टोटल प्रेक्षण कितने एन, तो नीचे एन रखा तो ये इधर चला गया एन, और ये इधर आ गया तो नीचे 40 आ गया इसके। इससे इसको काटा तो कितना आ गया 4। तो एन की वैल्यू आ गई 4, इसमें इसको पुट करना है, तो एन की वैल्यू इसमें पुट करो। तो 7 चौक 28 और 15 कितना हो गया 30, 40 और 3 43। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, वही सेम चीज़ करनी है आपको, लगभग परसेंटेज निकालना है। तो 3/2 का मतलब क्या होता है, लगभग 66%। 9/87, अगर मैं इसको 9/90 मान लूँ तो 1/10 हो जाएगा ही।
थोड़ा सा ही बढ़ाना है, ऐसा नहीं 87 को आपने 27 कर दिया, थोड़ा आगे पीछे करना है ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो 9/90 मतलब 1/10, 10%। 20/21, अगर मैं 21 कर दूं ना इसको तो ये 100% हो जाएगा लगभग, तो मैं इसको 99% मान लेता हूँ। ये 45 में 66 सबसे बड़ी भिन्न पूछी है, तो ये 90%, 99% तो नहीं ही आएगा ना ये। जब मेरे को ये दिख गया कि 99% है तो यही सबसे बड़ा होगा, ना ये है ना ये है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। ये कितना भी कर लो, इसको मैं 60 नहीं मान रहा, इसको 70 मान लूँ, कुछ भी मान लूँ, तो 3/4 आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। 80% आ जाएगा, 85 90 आ जाएगा, बट इतना नहीं आएगा ना। तो ऑप्शन यही हो गया, सबसे बड़ी पूछा ना। चलिए, इसमें क्या बोल रहा है ये, प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, 3 वर्ष बाद उसका मिश्र धन इतना हो जाता है, तो राशि पर उसी दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। भाई साधारण ब्याज का बहुत साधारण फंडा होता है, कोई राशि 100% है, राशि 100% है, 20% ब्याज मिला तो 20 रुपये ब्याज, और 3 वर्षों में ब्याज मिला तो 20 × 3 60% उसका ब्याज हो गया। ठीक है, अब वो कितनी हो गई राशि, 100% थी, 60% ब्याज हो गया तो वो 160% हो गई। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है टोटल इतनी हो गई, तो 160% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2400, तो 1% की वैल्यू नीचे 160। बताना है क्या, 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 1 वर्ष में 20% मिलता है, और मुझे 2 वर्ष में कितना मिल जाएगा, 40%, तो इंटू 40% की वैल्यू बतानी है। इससे ये खत्म, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 छिंग 24, 600 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इजी क्वेश्चन। 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के चारों ओर लगे बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। एक गोला है, ठीक है, इसके चारों ओर एक बेलन लगा हुआ है। ठीक है, इसके चारों चारों ओर एक बेलन लगा हुआ है। थोड़ा गंदी वो बनती है, थोड़ा पिक्चर रिसोर्सेज नहीं है ना अभी, थोड़े तो ऐसी बनेगी। अह, आप लोगों की वजह से ही आएंगे रिसोर्सेज। खैर, तो इसके अंदर एक गोला है, इस सॉरी गोले के चारों ओर एक बेलन लगा है, तो बेलन का आयतन बताना है, तो गोले के चारों ओर लगा है, चिपका हुआ है, तो भाई गोले की जो ये डायमीटर है, जो गोले का डायमीटर होगा वो इसका क्या हो जाएगा, बेलन का वो एच हो जाएगा। तो गोले की त्रिज्या 2.8 है, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, 5.6। तो गोले की ऊंचाई हो जाएगी 5.6, और क्या चाहिए हमें, रेडियस। तो क्योंकि उससे चिपका हुआ है बिल्कुल चारों ओर, तो जो गोले की रेडियस होगी वही बेलन की रेडियस होगी, तो इसकी रेडियस आ गई 2.8। बेलन का आयतन बताना है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई इंटू में आर। वैसे ना आपको अगर मेंसुरेशन के जो सवाल आते हैं उसमें अगर फ्रैक्शन में ज़्यादा कुछ ना हो, फ्रैक्शन में ना हो तो ठीक है, पॉइंट में वैल्यू है, फ्रैक्शन में कुछ नहीं है तो उसमें मोस्टली ना 11 का मल्टीपल ही आंसर होता है, अगर फ्रैक्शन में कुछ नहीं है तो इस बात को ध्यान रखना। तो हालांकि इसको मैं निकाल देता हूँ, 5.6 पाई सॉरी आर स्क्वायर एच होता है ना, हालांकि इसको लिख सकता हूँ बट कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए मिटा के लिख देता हूँ। आर स्क्वायर 2.8 इंटू 2.8 और इंटू 5.6, एच आ गया। ठीक है, इससे ये खत्म हुआ, 0.4 बार गया, 7 चौक 28। तो अब देखो भाई, यूनिट डिजिट सबका 4 4 दे रखा है, तो अब तो मुझे चेक करना पड़ेगा 11 का मल्टीपल ही है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 22 है ना, तो 22 में 11 भी है। और वैसे भी आप इस सवाल को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं इसी तरीके से करता हूँ मोस्टली सवाल। मेंस्ट्रुएशन के सवालों में आप 11 का मल्टीपल चेक करो पहले, जैसे इसको देखो, 9 और 4 13, 13 और 3 16, 7 और 1 8, 8 और 8 16, तो ये 11 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। इसमें है क्या मल्टीपल, 9 और 4 13, 13 4 17, 8 और 1 9, ये नहीं है मल्टीपल। ये है क्या, 13 17 11, ये भी नहीं है। ये है क्या, 13 4 17, 13 और 1 14, ये भी नहीं है। केवल एक ही 11 का मल्टीपल है। तो आप मेंसुरेशन के क्वेश्चन में जब तक कि नीचे कुछ ना हो तब तक आंसर जो होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने में कोई फायदा है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन। शरद अपनी यात्रा 8 घंटे में पूरी करता है, आधी दूरी इतने की स्पीड से और शेष दूरी इतने की स्पीड से तय करता है, कुल दूरी बतानी है। देखो एक डिस्टेंस है यात्रा का, उसमें से आधी दूरी वो करता है 90 की स्पीड से और आधी करता है 30 की स्पीड से। ये वाला और ये वाला डिस्टेंस तो सेम है ना। जब सेम डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से तय किया जा रहा है तो मैं इसकी एवरेज स्पीड निकाल लूँ कि ये थ्रू आउट द जर्नी किस एवरेज स्पीड से चला है। तो एवरेज स्पीड आपको पता है क्या होती है, 2ab अपॉन में a+b, और ए और बी होती हैं इसकी दोनों स्पीड्स। ठीक है, तो भाई 2 × ए कितनी है, ए की स्पीड इसकी 90 है और ए की स्पीड इसकी 30 है, और ए और बी का योग कितना है, 120। तो ये इससे गया और ये
3 एकम 3, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये इससे खत्म हुआ तो 45 आ गया। एवरेज स्पीड इसकी 45 है, तो वो इस पूरी जर्नी में 45 की एवरेज स्पीड से चलता है और 8 घंटे में पूरा करता है इसको। तो 45 की स्पीड से 8 घंटे चलेगा तो कितनी दूरी हो जाएगी? 8 पंजे 40, 4, 9 चौक 36, पूरा वैसे भी 360, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको एवरेज स्पीड निकाल के कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिक्री के दौरान राघव ने 70 रुपये अंकित मूल्य वाली एक नोटबुक पर 40% की छूट और 20 रुपये अंकित मूल्य वाला एक पेन इतने परसेंट की छूट पे खरीदा, तो उसको कितनी बचत हुई ये निकालना है। खाली बचत को कैलकुलेट कर लेते हैं। 70 रुपये की चीज़ पे 40% की छूट, तो जब मैं एंड में एक जीरो हटा दूंगा तो ये 10% आ गया। 10% की वैल्यू 7 है तो 40% की 28 हो गई। 20 रुपये अंकित मूल्य पे 35% की छूट चाहिए, एक जीरो हटा दिया 10% हो गया। 10% बी 2 है तो 30% कितना हो गया? 6। अब 10% 2 है तो 5% कितना हो गया? आधा। तो 2 का आधा 1, 30% ये, 5% ये, तो 7। 28 और 7 35, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इतने मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे को इतने सेकंड में पार करती है, तो इतने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। देखो बार बार ट्रेन के क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको कि जो ट्रेन होती है अगर किसी खंभे को क्रॉस करती है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? अपनी लंबाई के बराबर। अगर वो किसी प्लेटफॉर्म को या फिर दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? अपनी लेंथ और प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। ठीक है, तो भाई उसने एक खंबे को पार कर दिया 71 सेकंड में, तो इतनी दूरी वो 71 सेकंड में क्रॉस कर गई। इतनी दूरी क्यों? क्योंकि उसकी लेंथ ये है, तो इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी खंबे को पार करने में। ठीक है, अब उसने बोला कि भाई प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगी, तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए वो इतना तो चलेगी, प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी को भी क्रॉस करना है तो इतना और चलेगी। ठीक है, तो टोटल इसको कितनी दूरी चलनी है? 6 6 12, 1 5 3 8 और 1 9 और 11 6 17। ठीक है, इतना ही चलना है ना इसको। अब देखो बेफिजूल का वो सब मत लगाओ, मेरे को पता है इतना मीटर इतनी सेकंड में चल रही है, तो अगर मैं कहूँ 1 मीटर कितनी देर में चलेगी, इसको मार्कर का कलर चेंज करता हूँ। ये जो है ना इतना मीटर इतनी सेकंड में चल रही है 71 सेकंड में, मैंने कहा 1 मीटर कितनी देर में चलेगी? वो 71 अपॉन में 11 36, इतनी देर में वो 1 मीटर चलेगी। टोटल चलवाना कितना है? इतना मीटर, तो इंटू इतना कर दूँ ना, कर दिया। ठीक है तो आ जाएगा मेरे पास टाइम। समझ पाए ना आप? 1 मीटर इतनी देर में चल रही है तो इंटू ये कर दूंगा तो इतना मीटर इतनी देर में चलेगी। तो इसको काटो, 4 से काटे, 8 से काटे, 8 से कट रहा है, 8 5 13, 8 से कट रहा है, तो 8 एकम 8 और इधर कितना गया? 8 एकम 8 और 3 इधर गया, तो 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 इधर गया, 8 दूनी 16, 3 8 चौक 32। देखो 70 और ये 100 दो बार में कट रहे हैं। ठीक है, और इससे दो बार 1 1 2, तो 112 आ गया। 112 सेकंड में वो ट्रेवल करेगी पूरा डिस्टेंस को। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन, चलिए भाई चल जा। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला? एलसीएम एचसीएफ ये सब वही क्वेश्चन। ये है, एक संख्या दूसरी की 9/2 गुनी है। देखो इसमें समझो, जब इस तरीके से कहा जाए ना कोई एक संख्या दूसरी की इतनी है, तो जिसकी बोला जाए ना दूसरी की इतने बटा गुनी है, तो नीचे जो होता है ना, नीचे वो जिससे कंपेयर किया जाता है वो होता है। इसने बोला दूसरी की 9/2 गुनी है, तो दूसरी वाली से कंपेयर किया जाना है दूसरी की, तो जो सेकंड नंबर है ना वो तो हो जाएगा 2। ठीक है, और फर्स्ट नंबर होता है इसके ऊपर वाला, तो फर्स्ट नंबर जो है वो क्या है? 9। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी भाई? जो सबसे बड़ी संख्या है दोनों में से, वो 9 बड़ा है या 2? तो 9 बड़ा है। अब 9 रेशियो में है, एक अगर 2 है तो दूसरी 9 है। तो भाई अगर संख्या 9 रेशियो में है तो 9 का मल्टीपल ही आंसर होगा, और 9 का मल्टीपल ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। खैर इसको बेसिक से भी करके बता देता हूँ। आपको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन। ये जो है ना इनका रेशियो है कि अगर 2 ये होगी तो 9 ये होगी। तो मैंने मान लिया कि ये 2x है नंबर, ये 9x है। ठीक है, तो भाई दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो मैंने 57 गुना 114। तो एक संख्या अगर 2x है तो दूसरी संख्या 9x है, तो कितना हो गया? 9 दूनी 18 एक्स स्क्वायर। तो ये 18 जो है इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको किससे काटें? छः, 6 से काट देंगे। हाँ 6 से काट दो, 6 3 18, 6 कम 6 6 नी 54। ये 3 से इसको काटेंगे कितना बचेगा?
3 एकम 3 निम 27, तो 19 गुणा 19। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 19, तो 19 निम्मा बड़ी संख्या पूछा है ना, तो बड़ी संख्या 9x है, तो x की वैल्यू 19 आ गई, तो 19 निम्मा 171 ऑप्शन नंबर है। आप डायरेक्ट 9 के मल्टीपल से भी आंसर निकाल सकते थे। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल नाव से इतने किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में इतने घंटे में तय करता है, और उसे धारा की दिशा में इतने घंटे लगते हैं। धारा की चाल बतानी है। देखो नाव की चाल होती है x और धारा की चाल होती है y। इतने किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में। धारा के विपरीत दिशा क्या होती है? अपस्ट्रीम। तो जब धारा के विपरीत चलते हैं तो इनकी पानी और धारा की चाल माइनस हो जाती है। सॉरी, नाव की चाल और धारा की चाल माइनस हो जाती है। और जब धारा की दिशा में चलता है तो नाव और धारा की चाल प्लस हो जाती है। ठीक है जी। चलिए डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है राहुल? 734। तो एक बार जा रहा है धारा के विपरीत, तो जब धारा के विपरीत जाएगा तो वो 30 घंटे लगते हैं उसको। विपरीत में क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। ठीक है, और कितना समय लगता है? 30 घंटे। तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, धारा के साथ जाता है तो x प्लस वाई हो जाता है, उसमें इसको कितना समय लगता है? 12 घंटे। ठीक है, तो अब इसको इक्वेशन बना के ही सॉल्व करना पड़ेगा, कोई रास्ता है नहीं क्योंकि पॉइंट्स में दे रखा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन बना के। इसको इधर क्रॉस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 30x माइनस 30y बराबर 734। इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12x प्लस 12y बराबर 734। ठीक है, तो निकालना क्या है हमें? धारा की चाल। तो y की वैल्यू निकालनी है, तो x को ख़त्म कर दें हम। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐसे रखें आपस में, -30y बराबर 734, तो y की वैल्यू निकालनी है तो मैं x को ख़त्म कर दूं। x कैसे ख़त्म होगा? ये 12, ये 30 है, इनको बराबर कैसे बना सकते हैं? तो भाई 12 पंजे 60 होता है, 30 को भी 60 बना सकते हैं, 12 को भी 60 कैसे बना सकते हैं भाई? इसमें तो मुझे इंटू 5 करना पड़ेगा और इसमें मेरे को इंटू 2 करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? इसको मिटा दें इधर वाले को अभी फिलहाल के लिए, ये वाले को। इतना तो हम लिख ही चुके हैं ना ऑलरेडी। खैर इसको नहीं मिटाते, इसको ही मिटा देते हैं खाली। तो ये कितना आ जाएगा? 12x इंटू 5, 12 पंजे 60x, ये 60x प्लस 60y बराबर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 5 चौक 20, 2 5 ते 15, 2 17, 5 होते 35 और 1 36। ठीक है जी। चलिए ये क्या आ गया नीचे? 60x माइनस 60y इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1400 कितना हो गया? 60 और 8 68। ठीक है जी। इसमें हमें x को ख़त्म करना है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है, तो इसको माइनस कर दो, साइन चेंज कर दो इनके। ठीक है, तो इससे ये ख़त्म हो गया। यहाँ पे कितना बन गया? 120y बराबर, माइनस करना पड़ेगा ना इसमें से इसको, तो 10 में से 2 8 गया 2, और 6 में से 6 गया 0, और इसमें से ये इधर चला गया, 6 में से 4 गया 2, और ये गया 2। तो y 120 y बराबर ये आ गया। तो ये 120 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इसको नीचे ले जाएंगे इसके ऐसे। तो इसको काटो भाई अब। तो किससे काटेंगे? 2 6 12 0। तो ये कितना आ गया? यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, है ना। 2 1 1 1 अपॉन में 60। तो भाई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी, पॉइंट में आएगा। तो इसको काटें तो कैसे काटेंगे? 6 से काट देते हैं ना। 6 एकम 6, 5 इधर गया, 6 अट्ठे 48। ठीक है, तो 18 पॉइंट समथिंग तो यही दे रखा, ऑप्शन ए ही हो जाएगा इसका आंसर। बाकी देख लो, 2 इधर गया तो 6 तिया पॉइंट लग गया कि 6 तिया 18, 19 20 21, 3 इधर गया तो 6 पंजे 30। ऑप्शन नंबर, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पॉइंट यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा, उसके बाद ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है। तो भाई इसमें और दूसरा मेथड नहीं है, आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा कुछ क्वेश्चंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तृतीय अनुपाती पूछ रहा है। देखो जब तृतीय अनुपाती पूछे, मध्य अनुपाती पूछे, आपको देखना है। देखो 76 38, तृतीय अनुपाती मतलब तीसरी जगह पे क्या आएगा वो पूछ रहा है। तो इस स्थिति में ये ए हो जाता है, ये बी हो जाता है, ये सी हो जाता है, और फॉर्मूला होता है आपका बी स्क्वायर बराबर ए सी। ठीक है, अब कल को वो मध्यानुपाती पूछ ले, मान लो, ये मैं इसको मिटाता हूँ अभी। कल बोल रहा है वो मध्यानुपाती बताइए, तो मध्यानुपाती की स्थिति में बीच वाली चीज पूछ रहा है ना, तो अब ये ए है, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ठीक है, जब ये मध्यानुपाती पूछेगा। अभी तो इसने तृतीय अनुपाती पूछा है, तो उस हिसाब से ही करते हैं इसको। ठीक है ना, तो ये बी है, सी पूछा है इसने, तो बी स्क्वायर मतलब 38 इंटू 38 बराबर ए
इंटू सी की वैल्यू पूछे 76 नीचे आ जाएगा। 19 दूनी 38, 19 चौका 76, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये 2 से गया 19। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन था। एक्स जो है, एक्स बराबर क्या है, वाई के क्यूब माइनस 1 के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, जैसे मैं कहूँ 2/3 का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, 3/2 उल्टा। अब मेरे को ये नहीं पता इसके नीचे क्या है, तो हम ना एक मान लेते हैं। तो एक्स बराबर क्या हो जाता है, एक्स जो है इसका व्युत्क्रमानुपाती है, तो मेरे को ये नहीं पता नीचे क्या है, तो मैं इसके नीचे के मान लेता हूँ या ए बी सी डी कुछ भी मान लेता हूँ। तो अगर इसके नीचे के है और एक्स इसका उल्टा है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो मैं इसको मानूंगा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वाई के क्यूब माइनस 1। समझ पाए ना, एक्स जो है इसका उल्टा है, तो मैं इसको उल्टा कर दिया एक्स बराबर लिख के व्युत्क्रमान। और वाई बराबर 3 होने पर 6 के बराबर है, एक्स जो है वो 6 हो जाता है अगर वाई की वैल्यू 3 रख दो। तो बराबर वाई की वैल्यू 3 रखेंगे कितना आएगा, 3 3 होती है 27 में से एक गया 26। तो के की वैल्यू आ गई 26 गुणा में 6। ठीक है जी, इसको मिटा दें फालतू। चलिए अब क्या बोला इसने कि अगर वाई 8 हो तो एक्स ज्ञात करो। तो भाई के की वैल्यू तो ये आ गई। अब वाई बराबर कितना रखना है, 8 रखना है। तो अगर वाई को 8 रखेंगे, तो वाई को 8 रखिए भाई, 26 गुणा 6 अपॉन में ये के की वैल्यू यहाँ रख दी मैंने। अब नीचे वाई की वैल्यू 8 कितना रखना है, 8। तो 8 की क्यूब क्या होती है, 512। तो 512 में से एक गया 511। तो अपॉन में तो 511 आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। इन दोनों में से क्या आएगा ये बताना है, तो इनटू कर लो इसको। तो 6 6 36, एंड में 6 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में ही है, यूनिट डिजिट 6। तो ये आंसर हो गया। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं इसमें, एसआई के एग्जाम में बहुत बढ़िया। शंकु के आधार का व्यास इतना है, इसकी ऊंचाई इतनी है, 2 कटों द्वारा 3 भागों में काटा जाता है, तो इसके आधार के समानांतर है। देखो ये क्या कह रहा है, एक शंकु है, ठीक है जी, ये एक शंकु है, जैसे ही बन रहा है देख लो यार, इसको दोबारा बनाता हूँ। ये एक शंकु है, ये ये अब सही बन गया थोड़ा थोड़ा सा। इसने क्या बोला, 2 कट के द्वारा इसको 3 समांतर भागों में, 2 समांतर कट के द्वारा इसको 3 भागों में बांटा, तो एक कट ये लगा दिया और एक कट ये लगा दिया। ठीक है, 2 भागों में ये बट गया, 3 भागों में बट गया। इसके आधार के समांतर है। कट जो है क्रमशः 7 और 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है। तो जो कट है, ये जो कट है भाई, एक तो 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे, ये वाला जो कट है पहला वाला, ये 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे, और दूसरा वाला जो कट है ये है 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे। तो भाई अगर ये 7 है तो ये भी 7 हो गया, और टोटल ओवरऑल जिसकी ऊंचाई है ना वो 21 है, तो ये ऊपर वाला भी 7 हो गया। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि व्यास कितना है इसका शंकु का, 24, तो ये रेडियस कितनी हो गई, 12, रेडियस 12 हो गई। ठीक है, इसने बोला शीर्ष भाग का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ये तो हमें दे रखा है 7 है, रेडियस तो पता नहीं है। तो इसमें क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक 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 के रेशियो में डिवाइड होता है, ये लेंथ, सॉरी हाइट, और जो रेडियस होती है ना वो 1 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड होती है। ये आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो भाई 3 रेशियो की वैल्यू 12 दे रखी है, तो एक रेशियो की वैल्यू 4 आ गई, तो इस रेशियो की वैल्यू 4 आ गई। तो अब इसकी मेरे को रेडियस पता चल गई 4 है, हाइट ये 7 है, तो इसका क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है पाई आर एल। तो एल अगर मैं निकालूं तो एल होती है ये स्लैंट हाइट होती है ये वाली, तिर्यक ऊंचाई। तो ये क्या होती है भाई, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। तो ये मुझे पता नहीं है, तो मैंने एक्स माना। तो एक्स का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग 49 प्लस आधार कितना है 4, तो 4 का वर्ग 16। ठीक है जी, तो ये प्लस क्या हो जाएगा 50 60 65, और एक्स का स्क्वायर 65 है, तो एक्स बराबर अंडर रूट 65 हो जाएगा, तो एल हो जाएगी 65। ठीक है, तो एल 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 रूट 65, ये ऑप्शन नंबर डी में ही केवल एल जो है वो रूट 65 दे रखा है, बाकी तो कहीं दे ही नहीं रखा, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी आप पूरा भी निकाल सकते हो, 22/7 इंटू 4 इंटू रूट 65, इस तरीके से 88 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 88 से 7 को काटें, 7 एकम 7, इधर क्या 7 दूनी 14 पॉइंट समथिंग, 12 पॉइंट समथिंग, 56 ही आएगा, इसमें भी है इसमें भी है, तो रूट का देख लिया मैंने, तो यहीं से आंसर लगा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका स्क्वायर,
आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो कोई कितना कम है, 150 से कितना कम है, 3। तो एंड में जो होगा वो 3 का स्क्वायर आएगा। तो एंड में 3 का स्क्वायर यहाँ पे है, 3 3 9, 0 9, 2 डिजिट में आएगा। ठीक है, बाकी एक और तरीके से आप इसको कर सकते हैं। देखो, आपको कोई तरीका नहीं पता तो सीधा क्या करो, या तो आप ऐसे करो 140 प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप ऐसे करो 150 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट, एक ट्रिक भी होती है, बाकी आप ट्रिक फालतू चीज़ें नहीं वो करें तो ठीक है। बाकी हाँ, आते हैं क्वेश्चंस तो आपको पता होना चाहिए। देखिए 147 है तो इसको ऐसे दो में ब्रेक करना है, एक इधर दो इधर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। इसका स्क्वायर कितना होता है, 196। अब आपको क्या करना होता है, इनका डबल, 2 7 14, 14 चौका, ऐसे इसका इसका जो सेकंड वाला है इसका डबल करना है, इंटू 2 करना है, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो 196 आ गया। तो यहाँ पे 2 डिजिट लिखने हैं और यहाँ पे 1 डिजिट लिखना है, इसको प्लस कर देना है। ठीक है, तो 9 का 9, 6 4 10, 9 1 10 और 6 16, और 9 1 10 और 1 11, 1 और 2, कितना आ गया, 2 1 6 0 9। तो ये आ गया। बाकी आप इस तरीके से भी कर सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 150 का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर तो आपको पता ही होगा कितना होता है। 15 का स्क्वायर प्लस वाले को कर लेते हैं ना, माइनस करना पड़ेगा, इसको कर लेते हैं। 14 स्क्वायर क्या होता है, 196 0 0। ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर क्या होता है, 49, बी का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना होगा, 2ab, तो 2 इंटू 7 इंटू ये, 14 का 196, तो 196 0। ठीक है, 9 6 4 10, 10 और 6 16, 10 और 1 11, ये अब भी यही आ गया आंसर। इसमें कितना टाइम लगा, कुछ नहीं लगा। बेफिजूल की ट्रिक रटने में। बाकी हाँ, अगर आपको लगता है तो याद कर सकते हैं आप ट्रिक को भी। चलिए, एक संख्या वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या इस में जोड़ने पर 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो 11 का आपको पता है क्या होता है, एक छोड़ के एक को जोड़ें, फिर एक छोड़ के एक को जोड़ें, ऐसे ऊपर नीचे दोनों से। इनका डिफरेंस या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, तो वो 11 से पूरी तरीके से कट जाता है। तो मैंने कहा 0 3 और एक 4। तो ये वाला जो ना, ये वाला जिसमें ये वाला है उसका 4 है, बाकी दूसरों का क्या है, 0 और एक 9। यहाँ वालों का जो है ना, जिसमें ये वाला डिजिट जुड़ा है उसका 4 है सम। अगर मैं यहाँ पे 5 रख देता तो ये 9 हो जाता ना। क्यों मैं 9 बना रहा हूँ, क्योंकि ये भी 9 है। तो ये 9 माइनस 9 0 आ जाता है, तो अब ये कट जाता है 5 से, सॉरी 11 से। तो यहाँ पे अगर मैं 5 रख दूँ, ये मेरे को कैसे पता चला यहाँ पे 4 था, तो मैंने कहा ये 4 है ये 9 है। इसको अगर मैं 9 बना दूँ तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे 5 जोड़ना पड़ेगा ना, तो 5 ही इसमें जुड़ेगा, तब ये 11 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये थे आज की 35 क्वेश्चंस। थोड़ा समझाते समझाते टाइम ज़्यादा लग सकता है, बाकी ये 40 मिनट से ज़्यादा आपको इसमें समय लगना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे मैंने ईगो पे ले लिया था आरपीएफ एसआई में, तो उसने मेरे को ईगो पे ले लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा था जो कि क्वेश्चन ही गलत पूछा था, उसमें पाई की वैल्यू नहीं दे रखी थी, और मैं वहाँ पे इतना बेवकूफ़ी करता रहा कि उसको 15 मिनट के आसपास, मैंने लगभग 12 15 मिनट उस पर लगा ही रहा, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने कहा मेरे से मैथ का क्वेश्चन नहीं होगा, मतलब ईगो पे ले लिया, उसकी वजह से टाइम इतना मेरा बीत गया कि मैं ऐसे दो क्वेश्चन थे जिनके दोनों के आंसर गलत थे। मैंने बाद में देखा ना, तो मेरी शिफ्ट के दोनों गलत थे वो, और मैं उनमें लगा रहा, ऑप्शन से नहीं आ रहा, यहाँ से नहीं आ रहा, वहाँ से नहीं आ रहा, ऊपर से कैलकुलेटिव था क्वेश्चन, वहाँ से हेजिटेट होके वो 4 5 क्वेश्चन छूट गए मेरे, मतलब दो तो गलत, 2 3 गलत हो गए थे, एक दो छूट भी गए थे शायद, वो शायद रीजनिंग के मतलब, हाँ नहीं मैथ्स के छूटे थे शायद। तो उसकी वजह से इतना टाइम कम पड़ गया कि ऐसे खराब हो गया मामला। शायद रीजनिंग के छूटे थे, मतलब 2 क्वेश्चन छूटे भी थे और 2 3 गलत भी हो गए थे उसके चक्कर में, जल्दीबाजी के चक्कर में। ठीक है, तो ऐसे भी हो जाता है। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से पूरा टाइम लो भाई। 90 मिनट है आपके पास, बहुत टाइम होता है। जैसे देखो आप ना, जीके का क्या टारगेट रखो, देखो जीके में आपको कितने मिनट देना, मैक्सिमम 15 मिनट, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, इतना देना नहीं होता 15 मिनट जीके के लिए। बट अगर मान लो थोड़ा सा आगे लेंदी, तो आप 15 मिनट जीके को दीजिए। अब आपके पास कितने मिनट बचे हैं, 75 मिनट बचे हैं अभी भी आपके पास। ठीक है, तो इसमें से आप क्या कर सकते हो, 40 मिनट दो अपना मैथ्स को, 1 मिनट से ज़्यादा एक सवाल को दे रहे हैं हम। कुछ क्वेश्चन तो सिंप्लीफिकेशन के होते हैं ना, जो 30 सेकंड 20 सेकंड में हो जाएंगे, और बाकी आप दो 35 मिनट अपने रीजनिंग में। तो 35 मिनट अच्छे से आराम से हो जाएगी रीजनिंग। ये मैंने आपको बहुत ज़्यादा बोल दिया 15 मिनट, यहाँ पे 15 मिनट देने नहीं है, मैक्सिमम बता रहा हूँ। नहीं तो आप 10 मिनट में तो इसको 50 क्वेश्चंस को करके अलग हो जाओगे। पता है तो पता है, नहीं पता तो थोड़ा सा सोचने के लिए एक आध क्वेश्चन में तो समय चाहिए। ठीक है, तो मान लो 15 भी मान लो इसको, तो भी आप 40 मिनट अच्छे से मैथ्स को दीजिए, और इवन मैं 35 भी रीजनिंग में ज़्यादा बता रहा हूँ। ये रीजनिंग में भी एज सच जो डायग्राम वाले क्वेश्चंस होंगे, मिरर इमेज वाले क्वेश्चंस होंगे, वो तुम सेकंड्स में हो जाएंगे ना।
तो बाकी क्वेश्चन में कितना ही समय लगता है रीजनिंग में, तो आप 40 से 45 मिनट अपना मैथ्स को दीजिए, क्योंकि कुछ कैलकुलेटिव मैथ आता है तो समय लगता है, तो उसको दीजिए। और ईगो पे ना लें किसी क्वेश्चन को जैसे मैंने लिया, वरना पेपर खत्म, सॉरी पेपर खराब हो जाएगा और आप खत्म ही समझो, पेपर खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको पहले गो में स्किप करिए। ठीक है, आगे बहुत इजी इजी क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, तो उसके चक्कर में टाइम खराब मत करिए। बाकी सब लोग ये कहते हैं एग्जाम में, सब लोगों की सुन के एग्जाम में वही चीज़ होती है, इसीलिए ध्यान रखना। मेरे साथ हुआ था इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान से लापरवाही ना करें। ठीक है, इस तरीके से अगर कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो आप उसको स्किप करके आगे बढ़िए। क्वेश्चन के ऑप्शन भी गलत हो सकते हैं, वो क्वेश्चन ही गलत हो, आंसर गलत दिया हो सकता है उसमें, वो क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। ये चीज़ हुई सेम मेरे साथ। तो ये ना सोचें कि आपका आंसर नहीं आ रहा तो आपको नहीं आता। हो सकता है कि ऑप्शन गलत हो सकता है क्वेश्चन गलत हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई, यहाँ पे तो जैसे मैं मॉक लगा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, यहाँ पे तो मुझे पता कि यार ये नहीं आ रहा तो शायद इन्होंने ऑप्शन तो गलत नहीं कर दिया, टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं कर दी, ऐसा सोच लेते हैं। बट जब एग्जाम में बैठते हैं तो लगता है कि यार एग्जाम में क्या ही गलती होगी, बहुत मिनिमम चांस है ना गलती होने का। बट हो सकती है भाई गलती, वहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे हर शिफ्ट में एक एक दो दो क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो वो उसमें टाइम खराब मत करें अपना प्लीज़। ठीक है, बाकी अच्छे से आपका पेपर हो गई, अभी तो काफ़ी टाइम है, तो बढ़िया से इन सेट्स को डेली मेरे साथ इन सेट्स को लगाइए, क्योंकि ये रेलवे के एग्ज़ाम्स की हैं और रिसेंटली अभी एसआई के एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चंस हैं। तो ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, आप जहाँ से भी जो भी कर रहे हो करो, बट इनसे ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है कुछ भी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में हुए हैं ये क्वेश्चंस, तो गारंटेड इनमें से ही पेपर फंसना है। ठीक है, तो इनको डेली आप और मैं लगाएंगे बढ़िया से जब तक एग्ज़ाम है। ठीक है, तो बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे और आप पढ़ते रहिए बढ़िया से। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट कल रात को 8 बजे सेम दूसरी शिफ्ट के साथ। ठीक है जी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार।